ओके, तो हम बात कर रहे थे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लॉज बनाने का राइट होता है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें कि स्टेट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के ये हैं, इसलिए दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब इसमें यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स की हम बात कर लें, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के जो लोग हैं यानी सारे सिटीजन्स के लिए कॉमन इंटरेस्ट के हैं, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसका स्टेट स्पेसिफिक किसी स्टेट से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम स्टेट लिस्ट में बात करें तो पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं स्टेट में। तो जो भी अमेंडमेंट करना होगा, स्टेट की पुलिस को कैसे हैंडल करना है, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, सब्सिडी कहाँ पे कितनी देनी है, इरिगेशन सिस्टम है उसको एक्सपेंड करना है, उसका नेटवर्क बढ़ाना है, कैसे उसको स्टेट के सारे जो विलेजेस है वहाँ तक पहुँचाना है, रूट उसका कैसे डिसाइड करना है, कैनाल कहाँ कहाँ पे जानी है, तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। और स्टेट अब उसके बाद आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट के हैं, यानी दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, adoption and succession, एट्सेट्रा। तो ये सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे, जिसमें कि दोनों ही लॉ बना सकते हैं, बट जो अल्टीमेटली किसका राइट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट रहेगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब इनके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आए जो इन तीनों में किसी में नहीं आ रहे थे, और ये सब्जेक्ट्स जो आए वो काफ़ी बाद में आए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं थे, ये सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइबर लॉ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है,
तो इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे, ये बाद में इंक्लूड हुए, बाद में आए। तो ये अल्टीमेटली किसके अकाउंट में जाते हैं? ये जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। इस पे जो भी लॉ बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कौन से लिस्ट? यूनियन लिस्ट। ये सब्जेक्ट्स आएंगे यूनियन लिस्ट में। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशल स्टेटस। अब जितने भी ये राइट्स की अभी हमने बात की, ये सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी सारे स्टेट्स में ये राइट पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि काफ़ी बाद में इंडिया में शामिल हुए, और वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी बने रहे। जैसे हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, और उसको अभी जाके वहाँ पे स्पेशल स्टेटस का जो उसको दर्जा मिला था वो ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 370 वहाँ पे ख़त्म किया गया, और उसको एज यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरीके से स्पेशल स्टेटस वाले भी स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अभी तक जो था, यहाँ पे आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिए हुए था। तो बहुत सारे प्रोविजंस वहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया जो लॉज फॉलो होते थे वो वहाँ पे लागू नहीं होते थे। जैसे कि आप लोग ने 9th में पढ़ा हुआ है कि जो वहाँ के डोमिसाइल हैं वही वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लोग वहाँ जाके परमानेंटली रिसाइड नहीं कर सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते थे। काफ़ी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, CAG के ऑडिट वगैरह वहाँ पे नहीं होते थे। अभी आप लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, तो आगे पढ़ेंगे इसको। तो उनका ऑडिट नहीं हो सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा वहाँ पे मिला हुआ था, जिसको कि अभी ख़त्म किया गया, और उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर है, आपका आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का जो रीजन था वो भी प्रिंसली स्टेट था। निज़ाम वगैरह काफ़ी बाद में शामिल हुए, और तो इस तरह से गोवा है, तो ये बाद में काफ़ी शामिल हुए, इसलिए इनको स्पेशल स्टेटस पहले था। जैसे जम्मू कश्मीर का हमने पढ़ा, तो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे लॉज वहाँ पे फॉलो नहीं होते थे, जो कि बाद में उनको हैंडल किया गया। अब इसी में हम अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, यूनियन टेरिटरीज़ कैसे फॉर्म हुई, क्या उसके पीछे रीज़न था? तो यूनियन टेरिटरीज़ के फॉर्म होने का जो बेसिक रीज़न था वो था कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, ऐसे बहुत सारे जगह थी जहाँ पे कि जिनकी पॉपुलेशन, जिनका एरिया उतना बड़ा नहीं था कि उनको हम स्टेट बना सकते थे, और ना ही इतना छोटा था कि उनको हम सिटी में कन्वर्ट कर सकते थे। तो यूनियन टेरिटरीज़ फॉर्म की गई। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यानी पावर का डिवीज़न, पावर के डिवीज़न में हमने दो चीज़ देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद एक थर्ड एंटिटी भी बच रही थी, जिसको कि एक डिस्टिंक्शन की वजह से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो हम उनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़,
दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको कंबाइन कर दिया गया है। इनको अभी जनवरी से कंबाइन करके दादरा नगर हवेली दमन दीव पहले अलग थे, लेकिन इसको और इनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया और दमन वहाँ की कैपिटल बना दी गई है। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और अप्रोच पुदुचेरी। तो ये हमारे नए जो लिस्ट है यूनियन टेरिटरीज़ की, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पौंडीचेरी, जिसका नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया है। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरीज़ में इनको डिवाइड किया गया। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये था कि पावर को कैसे डिवाइड किया गया। अब यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आ जाती हैं। इस पे जो पूरी जो रूलिंग है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहते हैं। कुछ ही सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको दिए जाते हैं। बहुत जगह तो है भी नहीं लेजिस्लेचर, जैसे लद्दाख में नहीं है। तो इस तरह से ये पावर का डिवीज़न किया रहता है, क्योंकि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ही हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरीज़, इसके पहले हमने स्टेट स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट्स थे उनके बारे में बात की, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद उसके जो पहले जो मेन स्टेट्स हमारे हैं उनमें पावर को डिवाइड किया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास मेन सब्जेक्ट्स रखती है, यूनियन लिस्ट की हमने बात की। तो फाइनली ये आता है यूनियन टेरिटरीज़। इनमें भी पावर को डिवाइड किया जाता है, बट अल्टीमेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ज़्यादा होल्ड इन पे रहता है।